नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? और अगर यूपी में कुछ बड़ा होगा तो राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी कुछ बड़ा होगा? क्या सचमुच बीजेपी में कोर्स करेक्शन के नाम पर पार्टी के नेतृत्व असमंजस में है, खासकर यूपी के लिए, जहां पिछले 48 घंटे से तेजी के घटनाक्रम बदल रहे हैं। डिप्टी सीएम मौर्य दिल्ली में हैं, हाईकमान से मिल रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ भी मीटिंग हो रही है। योगी लखनऊ में है और ये तस्वीरें इस वक्त जो आ रही हैं, अभी मीटिंग कुछ ही समय पहले जो शुरू ही हुई है उसकी आ रही हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में है, वहाँ पार्टी के अध्यक्ष भी दिल्ली में है, योगी यूपी में चल रहे हैं और सवाल पब्लिक पूछ रही है कि भाई ये चल क्या रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये मैं कुछ तो आगे बताऊंगी। लेकिन दर्शकों, सोशल मीडिया के अलावा कुछ रीजनल मीडिया पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमूमन राजनीति में कयास का बाजार तब गर्म हो जाता है जब सामने से कोई ठोस या दो टूक जवाब नहीं आता हो। ऐसा नहीं होने पर किसी भी आने वाले बयान की अपने तरह से विवेचना होने लगती है और पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ से अफवाह उड़ाने लगते हैं। 4 जून में अगर यूपी का रिजल्ट जैसा आया वैसा नहीं होता तो शायद बीजेपी के कैंप में खुशी ज्यादा होती। ये सच है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह ही देश के गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह ही देश के रक्षा मंत्री हैं, ओम बिरला ही स्पीकर हैं। कमोबेश सरकार का पूरा चेहरा जो नरेंद्र मोदी 2.0 में था वही है। लेकिन एक टीस जरूर बीजेपी के मन में बैठ गई है, खासकर उस उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से जहां अयोध्या का मंदिर बना, जो हिंदुत्व की लहर का केंद्र बिंदु रहा। लेकिन उसी यूपी में बीजेपी की न सिर्फ सीटें कम हो गई बल्कि बीजेपी फैजाबाद की वो सीट भी हार गई जिसकी जद में अयोध्या है। उसके बाद से यूपी के रिजल्ट की विवेचना चल रही है। उसी की एक बैठक जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, जिसमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थे, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य भी थे और पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस बैठक के बाद सार्वजनिक तौर पर योगी का बयान आया। मैं उस बयान को आपके सामने रखूंगी, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल पब्लिक का भी यही है, क्या सचमुच यूपी में बीजेपी सरकार के अंदर राजनीतिक तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है? यही सवाल आज पब्लिक भी पूछ रही है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर कुछ रीजनल मीडिया में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। योगी ने ऐसा क्या कहा, सुन लीजिए। 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है।
योगी कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कोर्स करेक्शन के नाम पर उनके काम के तरीके में कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आ रही। 4 जून के बाद योगी ग्राउंड जीरो पर ज्यादा तेजी से फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं और उनके इन फैसलों में यूपी में बीजेपी को उम्मीद से कम मिली सीटों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिख रहा है। कैसे, उसे समझिए। 4 जून को आए नतीजों के बाद सीएम योगी लगातार यूपी के अलग अलग इलाकों में दौरे कर रहे हैं। 3 दिन सीएम योगी वाराणसी में रहे। इस बीच 3 बार गोरखपुर का दौरा किया। इसके अलावा हाथरस कांड के पीड़ितों से मिलने आगरा और हाथरस गए। पीलीभीत और लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। श्रावस्ती और बलरामपुर का दौरा किया। इसके अलावा यूपी में कई विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया गया है। इनमें 12 जिलों के डीएम बदले गए, 10 आईपीएस और 26 सीएमएस का ट्रांसफर भी किया गया। ड्यूटी से गायब रहने पर 17 सीएमओ सस्पेंड कर दिए गए। टीचर्स के डिजिटल अटेंडेंस वाले फैसले पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। बुलडोजर एक्शन पर हॉल्ट लगा दिया गया है। पंतनगर, अबरार नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर पर होने वाला बुलडोजर एक्शन अब नहीं होगा। बुलडोजर रोकने वाला फैसला आज शाम को ही हुआ और उसके बाद लोगों के रिएक्शन सामने आए। देखिए क्या खुशी की लहर है। जो डर था, जो खौफ था, खत्म हो गया बेटा। बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल। मैं जो ये बेटियां पढ़ाओ बेटियों बचाओ का नारा आज जिंदाबाद हो चुका है और आज बेटियां बहुत खुश है भाई। और मैं चाहती हूँ एक बार मैं योगी जी से मिल लूँ बस। अच्छा, तो आप लोग चाहते हो कि योगी से मुलाकात करना? जी जी। आप लोग खुश हो आप लोग? बहुत दुखी थे। अब जिसका घर जाएगा तो वो तो दुखी होगा ही भाई। आज योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने हमको दुगनी खुशी दी है। तो आप योगी जी को धन्यवाद देंगी? बिल्कुल धन्यवाद करेंगे। योगी जी को धन्यवाद देंगे? बहुत धन्यवाद देंगे। हमारा नाम रुखसाना खान है, हम बरार नगर से आए हैं। आज हम बहुत खुश हैं और योगी जी का बहुत बहुत हम शुक्र अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देना चाहते हैं। उन्होंने हमारी पुकार सुनी है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, जो हम लोगों के नई जिंदगी हम लोगों को दी है उन्होंने। हम लोग का तो खाना पीना दुश्वार था भैया। बगैर मौत मर गए थे, मगर आज लाख लाख शुक्र है योगी जी का। योगी के फैसले का मतलब अपनी अपनी सुविधा से लोग निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टीचर्स का अटेंडेंस डिजिटल होने में क्या बुराई थी, जो फैसला रोल बैक किया गया। कुकरेल नदी के किनारे जिन बस्तियों को अवैध बताया गया था, वहां बुलडोजर एक्शन रोकने को भी रोल बैक की तरह देखा जा रहा है। और इन सब के बीच संगठन और सरकार के चेहरे को लेकर योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान भी चर्चे में है। सुनिए क्या बयान था। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है, हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दे, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। अब इस वक्त मुझ तक जो सूत्रों के जरिए खबर आई है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शायद सरकार में जाने की इच्छा रखते हैं और अगर भूपेंद्र चौधरी सरकार में जाते हैं तो उनकी जगह यूपी बीजेपी की कमान किसे दी जाए, इसे लेकर मंथन चल रहा है। अभी जो आपने केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना, उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं एक अध्यक्ष बनकर। ये बातें सूत्रों के मुताबिक हैं, अभी बीजेपी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी अति आत्मविश्वास का शिकार दिख रही है। उसका दावा है कि यूपी में सरकार गिरने वाली है और दिल्ली में भी
समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार चलने वाली नहीं है, ये सरकार गिरने वाली है। लेकिन बीजेपी के सामने धर्म संकट है कि अगर यूपी में कुछ भी बदलाव होता है तो फिर बाकी राज्यों का क्या, राजस्थान का क्या? वहां भी बीजेपी का रिजल्ट वैसा नहीं था जैसा पार्टी की अपेक्षा थी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से मॉरल ग्राउंड पर रिजाइन करने का ऑफर किया। हरियाणा में क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के हाई कमान ने कब कहा कि यूपी में कोई बदलाव या कोर्स करेक्शन होगा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस माहौल बना रही है? कुल मिलाकर एक बात साफ है कि यूपी और योगी को लेकर माहौल ज्यादा बनाया जा रहा है। क्या ये माहौल विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर है? मैं आपको बता दूं कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिन सीटों पर उपचुनाव हैं उसमें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, मझवा बीजेपी कैंप के पास है, जबकि मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदर की विपक्ष की दावेदारी वाली सीटें हैं। 10वीं सीट सीसमाऊ की है, जो सपा विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है। योगी हो या नड्डा, दोनों कह रहे हैं कि बैकफुट पर नहीं जाना है, 10 की 10 सीटें जीतकर फ्रंट फुट पर खेलना है। सुनिए ये बयान। हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। इसलिए हमारा विश्वास भी न डगमगाए और हमारी चिंतन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है, क्या सचमुच यूपी में कुछ बड़ा राजनीतिक फैसला होना है या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? क्या अच्छे रिजल्ट नहीं होने की सबसे बड़ी वजह बीजेपी का अति आत्मविश्वास ही था? अगर यूपी में फेरबदल का राजनीतिक फैसला होता है तो राजस्थान, महाराष्ट्र में भी क्या ऐसा होगा? क्या बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अति आत्मविश्वास में है, जो लखनऊ और दिल्ली की सरकार गिरने का भ्रम फैलाया जा रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल राकेश त्रिपाठी जी को जाता है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और राकेश त्रिपाठी जी, सवाल इतना है कि गहमा गहमी तो बहुत चल रही है, बहुत बयान भी आ रहे हैं। कोई कह रहा है आत्मविश्वास ज्यादा हो गया था, कोई कह रहा है संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है, और कोई दिल्ली में चक्कर काट रहा है, कहीं बैठकें लखनऊ में चली, कहीं बैठकें दिल्ली में चल रही हैं। इस वक्त भी नड्डा जी अध्यक्ष है बीजेपी के, बैठे हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य के जो डिप्टी सीएम है, और यूपी के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं उनके साथ योगी जी, लेकिन लखनऊ में है। चल क्या रहा है? अति आत्मविश्वास या बैकफुट या फ्रंट फुट पे आने की तैयारी, क्या हो रहा है? देखिए नविका जी, भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो निश्चित तौर पर जब सबसे बड़ा राजनीतिक दल है तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम भी होंगे, कुछ ना कुछ किसी की मुलाकात भी होगी, कुछ ना कुछ बातचीत भी होगी, कुछ ना कुछ गतिविधियां भी होंगी, और इन गतिविधियों को लेकर के चर्चा भी होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश को लेकर के, परिणाम को लेकर के आज सारी मीडिया, सारा विपक्ष सब हमलावर है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपेक्षित लक्ष्य को क्यों प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन हमने कभी ऐसी चर्चा होते हुए नहीं देखा है कि समाजवादी
समाजवादी पार्टी 3 सीटों तक कैसे सिमट करके उत्तर प्रदेश में रह गई, 2012 में सत्ता पाने के बाद 2014 का चुनाव कैसे परिणाम हार गई, केवल 5 सीटें जीत पाए थे, 2017 का विधानसभा चुनाव कैसे हार गए, 2019 का लोकसभा चुनाव कैसे हार गए सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद, 2022 का विधानसभा का चुनाव 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई जब एक पार्टी दोबारा रिपीट होकर के आई है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस पार्टी को आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक सांसद श्रीमती सोनिया जी केवल जीत पाई और 2 विधायक केवल उनके विधानसभा के चुनाव में जीत पाए। लगातार गठबंधन करके सारे प्रयास करके देख लिए, इनके हार पर चर्चे नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी सीटें कुछ कम हुई हैं, इसको लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है। योगी आदित्यनाथ जी एक सत्ता में रहेंगे, कुर्सी पे रहेंगे, नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर के खूब चटखारे लगा करके खबरें चलाई जाती हैं। विपक्ष के द्वारा लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं कि कैसे फूट डाली जा सके, कैसे दिखाया जा सके कि भाजपा में ऑल इज नॉट वेल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम लोकतांत्रिक स्वरूप में हैं, जहां परस्पर परामर्श करते हैं, हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलना जुलना, परामर्श करना, यह भारतीय जनता पार्टी की एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और यह बदलावों को लेकर के भाजपा के संदर्भ में चर्चा क्यों होती है? ये चर्चा मायावती जी को लेकर के नहीं हो पाती है, क्योंकि मायावती जी एको अहम द्वितीयो नास्ति, वो जब चाहे रात में मन करेगा तो अगले दिन सुबह उठ करके आनंद कुमार को उसके पद से हटा देंगे, आकाश आनंद को पद से हटा देंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, मीडिया में खबरें भी नहीं चलती हैं। ऐसे ही कांग्रेस में भी कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि राहुल जी को पसंद नहीं आएगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कल हटा देंगे, इस पर पहले से कयास नहीं लगाए जाएंगे। यह चर्चा समाजवादी पार्टी में भी नहीं हो सकती है, क्योंकि सब कुछ अखिलेश यादव जी सैफई परिवार ही है, वहां भी इस बात की चर्चा नहीं हो सकती कि कोई परिवर्तन हो सकता है कि नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग स्थानों पर नेतृत्व में परिवर्तन, अलग अलग स्थानों पर दायित्व में परिवर्तन, अध्यक्ष कोई नया बनेगा, मुख्यमंत्री कोई नया बनेगा, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, इसलिए इस तरह की चर्चाओं के करने की गुंजाइश होती है। लेकिन बावजूद इसके मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश को लेकर के जैसा सिगुफा छेड़ा जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेहतरी के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी तत्परता के साथ जनता की समस्याओं का समाधान में जुटे हुए हैं और पूरी सरकार एकजुट होकर के चल रही है। किसी सरकार के अवयव ने परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की है। ना कभी केशव जी ने कोई बयान मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिया है, ना मुख्यमंत्री ने कोई बयान केशव जी के विरुद्ध दिया है, ना पार्टी अध्यक्ष ने कोई बयान मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिया है। ये सारी बातें हमने और राजनीतिक दलों में देखी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की संस्कृति लेकर नहीं चलती है। राकेश त्रिपाठी जी, लंबी सांस लीजिए, एक गिलास पानी पीजिए, क्योंकि इतना कुछ तो मैंने पूछा ही नहीं था जितना आपने मुझे समझा दिया। मैंने सरकार में बदलाव की बात ही नहीं की थी, आपने सरकार की बात बता दी। अब डेप्यूटी सीएम मिल रहे हैं, अध्यक्ष पार्टी के उत्तर प्रदेश के मिल रहे हैं, तो मैंने तो पार्टी की बात की थी, सरकार को आप बीच में ले आए। और जब आप कहते हैं कि कभी समाजवादी पार्टी का एनालिसिस नहीं हुआ, भैया भूतकाल में सब हुआ, लेकिन अब तो वर्तमान है ना, और भविष्य की तरफ जाना है, तो वर्तमान और भविष्य की बात कर रहे हैं। भूतकाल को अब छोड़ आए हैं ना, चुनाव हो गए, खत्म हो गए, और 17, 22, 19 सब भूतकाल में चले गए। अब वर्तमान की स्थिति पूछ रही हूं कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये तो आप बता नहीं रहे। आपने इतना कुछ बताया कि मुझे लगा कि एक ओवर में 6 छक्के जब बैट्समैन मारता है तो शायद इतना दम नहीं लगता जितना आपको आज बीजेपी को संरक्षण देने में लग गया। राजकुमार भाटी जी, ये सब आप ही की कारस्तानी है। समाजवादी पार्टी रोज कहीं ना कहीं इस तरह से चोट लगाती रहती है, पिन चुभाती रहती है। अब देखिए राकेश त्रिपाठी जी का सांस फूल गया। राकेश त्रिपाठी जी का लंबा वक्तव्य और उस पर आपकी टिप्पणी, मुझे वो फिल्म का गीत याद आ गया कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। राकेश त्रिपाठी जी जलेबी बना के इधर उधर घुमा के कौन सी जो समाचार है जिसे छिपा रहे हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि टाइम्स नाउ जैसे बड़े चैनल पर नाविका कुमार जैसी वरिष्ठ पत्रकार अगर चर्चा कर रही हैं कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये बेबुनियाद नहीं हो सकता। इसमें कुछ ना कुछ कहीं दम जरूर है। अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर सुलगी होगी। नाविका कुमार जी ऐसी बे सिर पैर की बातों पर चर्चा करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहती होंगी। अब आप हमें ब्लेम कर रही हैं कि हम क्यों इसमें चटकारे ले रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आत्मविश्वास की वजह से हम हारे।
तो वो अपना अति आत्मविश्वास तो बता नहीं रहे। उनका सीधा इशारा उस तरफ है जो 400 पार का नारा दे रहे थे, जो कह रहे थे मोदी की गारंटी, और अब की बार 400 पार। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बात कह दी है कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। इनके पूर्व मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं मोती सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं मैंने 45 साल के राजनीतिक जीवन में थाना तहसील में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना अब इस समय देख रहा हूं योगी जी के शासन में। तो हम चिंगारी हम सुलगा रहे हैं। इनके सहयोगी हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं जब बुलडोजर चलेगा और मुठभेड़ें होंगी तो वोट कहां से मिलेंगे। तो बीजेपी की हार की समीक्षा तो यहां हो रही है। अभी आपने पीछे मुजफ्फरनगर और इसका जो कैराना, सहारनपुर में मीटिंगें हुई इनके हारे हुए प्रत्याशियों की, और प्रत्याशियों ने स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने कहा कुछ जयचंदों की वजह से, गद्दारों की वजह से हम चुनाव हारे। बीजेपी में कितने गद्दार और कितने जयचंद भरे हुए हैं इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। इनके दूसरे विधायक हैं, क्या नाम है उनका, मिश्रा जी, रमेश मिश्रा, वो कह रहे हैं यही हालात रहे तो 27 में जीतना बहुत मुश्किल है, 27 में बीजेपी नहीं जीत पाएगी। और इनके एमएलसी का बयान आ गया। नहीं, चलिए 27 तो दूर है, आपने तो, आपकी पार्टी ने तो कह दिया है कि 6 महीने में दिल्ली की सरकार भी निपट जाएगी। अब आप अपने से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, इतनी लंबी रेस लगा रहे हैं तो राजकुमार भाटी जी, लेकिन आज आपने जो मेरी तारीफ कर दी ना, मुझे हार्ट अटैक होते होते बचा है। हार्ट अटैक होने वाला था मुझे कि ये विपक्ष के नेता राजकुमार भाटी जी मेरे बारे में कह रहे हैं कि नाविका कुमार कभी ऐसी वैसी बात नहीं करती, मुद्दे की बात करती है। अरे भैया, मुझे तो लगता है सीधा यहाँ से अस्पताल जाऊंगी, अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट चेकअप सब करवाऊंगी कि राजकुमार भाटी जी, ये जो थोड़ी सी आपने मेरे में थोड़ी सी कहीं काबिलियत देखी है, ये आप याद रखा करिए, आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो राजकुमार भाटी जी गांठ बांध लीजिएगा और गांठ में ये याद रख लीजिएगा कि मैं उतनी भी बुरी नहीं हूं जितनी रोज आप कहते हैं। कभी कभी मुझे आप 10 सेकंड दें कृपया, मुझे 10 सेकंड दें। जी जी बिल्कुल। नाविका जी, हमने केवल मुद्दे पर और विषय पर विरोध किया होगा, नाविका जी का विरोध मैंने कभी नहीं किया होगा। आप सीनियर पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकार हैं, इसे तो ये कोई गलत वो थोड़ी, आप कौन नहीं मानेगा। मैं तो लेकिन कोई विषय रहा होगा, दूसरा हार्ट अटैक होगा, जहां हमें विरोध करना हम विरोध करते हैं। ये हमारे लोकतांत्रिक दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए, ये मेरा दूसरा हार्ट अटैक है। मुद्दों पर नोकझोंक हमारी बिल्कुल बहुत होती है, लेकिन आज आपने दूसरी बार तारीफ कर दी, अब तो मुझे अस्पताल जाना ही पड़ेगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये भाटी जी सिर्फ खुश हो रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है लखनऊ का माहौल गरमाया हुआ है, इसीलिए आज मुझे इस अंदाज में कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि कुछ ही समय में लखनऊ में सब कुछ बदलने वाला है, 6 महीने में दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। इनको इंडिया अलायंस में जो नोकझोंक चल रही है वो तो नहीं नजर आ रही, लेकिन मूड बहुत अच्छा है आज समाजवादी पार्टी का। क्या कारण है? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि यही दिखाता है कि हमारा देश जो है और उसका लोकतंत्र, अब कभी भी कोई नेता आके कुछ भी बोल जाता है पत्रकारों को। अब भाई, हारोगे तो अपने कर्म से हारोगे, जीतोगे तो अपने कर्म से जीतोगे, उसमें कोई नविका कुमार और कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी क्या कर लेंगे। लेकिन अच्छा ये है कि जब ये हारते रहते हैं और जब हम बताते हैं तो हम तुरंत गोदी मीडिया हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई आरोप लग जाता है, भाजपाई संगी भी हो जाते हैं। लेकिन आज सीटें मिली हैं तो कम से कम ये प्रसन्न है, और यही लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता है। और अखिलेश यादव तो मुझे लगता है कि जो बड़े प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर थे कि मुलायम सिंह के रहते उनको सत्ता मिली और उसके बाद वो पार्टी को लगातार गर्त में ले गए, 14, 17, 19, 22, लेकिन 24 में 37 सीटें ये मुलायम सिंह की विरासत को पहली बार अखिलेश यादव आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं, और पूरी तरह से हर छाया से मुक्त। शिवपाल यादव जो चाचा जी हैं वो भी लड़ भिड़ के अब अखिलेश जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव की वो ताकत है, और ये जो कुछ हो रहा है उसको कोई स्वीकारे या न स्वीकारे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भयानक द्वंद्व चल रहा है। अगर अति आत्मविश्वास है तो क्या योगी आदित्यनाथ उस अति आत्मविश्वास का हिस्सा नहीं थे? अगर संगठन सरकार से बड़ा है तो क्या केशव प्रसाद मौर्य सरकार का हिस्सा नहीं थे? और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको ऐसे वक्त में बड़ा निर्णय तो लेना पड़ेगा।
अब वो बड़ा निर्णय क्या होगा ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, कैसे उसको लेना है ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन आप जहां पर खड़े हैं वो जिसको कहते हैं ना कि एकदम से ऐसी जगह आप खड़े हैं कि छलांग मार दिया तो आप ऐतिहासिक जिसको कहते हैं कि रिकॉर्ड बन जाएगा, और अगर गड़बड़ा गए तो नीचे जाएंगे जहां आपको संभाल पाना, क्योंकि वो टॉप जहां है ना, या तो आप उससे ऊपर चले जाएंगे या एकदम लुढ़क के नीचे चले जाएंगे। अब मुझे लगता है कि ये जो सारी समीक्षा बैठक हो रही है निश्चित तौर पर एक दूसरे के ऊपर तुम्हारी वजह से हार हो गई, हमारी वजह से जीत हो गई, ये बताने की कोशिश है। और क्या ये तो सच है कि फैसले अंतिम में टिकट के दिल्ली ने लिए, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सारे नेताओं ने तय करके जो नाम भेजे उन्हीं में से दिल्ली ने लिए? और क्या उन नामों पर कोई ऐतराज जताया गया? तो ये भी सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है कि भाई इतने नाम पर ऐतराज जताया गया था, ये कर दिया होता तो जीत जाते। ये भी गलत बात है। अगर कार्यकर्ता नाराज है, दुखी है और कोर्स करेक्शन होता दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये पहले होना चाहिए था। और मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि डिजिटल अटेंडेंस जैसा निर्णय वापस लेना ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए अच्छा है। मैं निजी तौर पर नहीं मानता हूं। ये अखिलेश यादव निर्णय लेते तो मैं मान जाता, क्योंकि वो तो आज भी इसी के पक्ष में खड़े हैं। मेरा ये मानना है कि जो डिजिटल अटेंडेंस या इस तरह के निर्णय है ये बिल्कुल लिए जाने चाहिए। ये 2 महीना पीछे क्यों किया? और पीछे किया तो मंत्री होना चाहिए था। यही तो सवाल उठ रहा है, यही तो सवाल उठ रहा है। और तहसीन पूनावाला, क्या ये जाहिर नहीं करता कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है? क्योंकि एक डिसीजन लेकर उसको वापस ले लिया तो अब ढूंढा जा रहा है कि भाई अफसरों ने गलत डिसीजन क्यों लिया। चाहे वो बुलडोजर चलाने का डिसीजन था वो भी वापस ले लिया। चलिए अच्छा है, लोगों को राहत की सांस मिली, लोग खुश हो रहे हैं। तो ये सिर्फ चुनाव के लिए किया, इसमें भी ढूंढा जा रहा है कि कोई अफसरों ने लिया है तो उन पर गाज गिरे। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में द्वंद्व हो रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं, राजकुमार भाटी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी इससे सहमत नहीं है। आपको लगता है द्वंद्व चल रहा है या कोर्स करेक्शन? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये बात जरूर सच है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश यूनिट में खास करके कुछ तो भी इंटरनल राइवलरी चल रही है, उनकी इंटरनल फाइट चल रही है, लेकिन ये विपक्ष की पार्टी इसका मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश की आवाम उनसे त्रस्त हो चुकी है, उनके फॉल्स प्रोपेगेंडा से त्रस्त हो चुकी है। जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वादा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, अब वो देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। आप ही सोचिए नाविका जी, मैं हर्षवर्धन जी से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। डिजिटल अटेंडेंस जो मैंडेटरी होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको आप पीछे ले रहे हो। जिस बुलडोजर के लिए योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते थे, मैं उसके पक्ष में नहीं था, आज आप डर के मारे उसे पीछे ले रहे हो। और बाकी जो आपके निर्णय थे, जो आप योगी आदित्यनाथ जी को एक स्ट्रॉन्ग लीडर बता रहे थे, वो सारे डिसीजन अब आप वापस ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन हो रहा है। ऑफ कोर्स इंटरनल राइवलरी भी है। लोग सोच रहे हैं कि 2027 में सरकार रिपीट नहीं होगी, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इनका हशर उत्तर प्रदेश में भाजपा का हशर ठीक वैसे ही होने वाला है जैसे इनका महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में होगा। इनकी सरकार जाने वाली है, सपा और कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है। और हाल में जो बाई इलेक्शन हुए इसमें से 13 सीटें इंडिया अलायंस जीती, भाजपा सिर्फ मात्र 2 ही सीटें जीत पाए। और जो माहौल देश में बन रहा है एंटी बीजेपी बन रहा है उत्तर प्रदेश में, खास करके इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। आप बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। 13 सीटें टोटल थी, 10 में इंडिया अलायंस है, 2 में कांग्रेस। आप 13 की 13 ले चुके थे। थोड़ा धीरे चलिए, दूर का फासला है, अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन राकेश त्रिपाठी, आज सब व्यंग कस रहे हैं आप पर और सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछा भी जाएगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि बैकफुट पर नहीं होना है, दूसरी तरफ अपने फैसले वापस लिए जा रहे हैं और आप ही के लोग और सबने कोट किया, आप ही के कैंप के लोग क्या क्या कह रहे हैं कि भाई नौकरशाही हावी हो चुकी है सरकार पर, तमाम तरह की चीजें। निषाद जी कह रहे हैं कि लोगों को दुखी करके आप चुनाव थोड़ी जीत सकते हैं। तो ये जो आवाजें अंदर से आ रही हैं, इसको कहीं ना कहीं कंक्लूजन तक ले जाया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा? यही तय करेगा कि बीजेपी कितना फ्रंट फुट पर आएगी। देखिए नाविका जी, लोकतंत्र में बातें कही भी जाती हैं और सुनी भी जाती हैं।
लोकतंत्र सही मायने में तभी होगा जब सबको अपनी स्वतंत्रता होगी अपनी बात कहने की और उन बातों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर के उसका समाधान किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार जन सरोकार के साथ चलने वाली सरकार है और अगर कहीं किसी प्रकार का फीडबैक आ रहा है तो उस फीडबैक को हम अनसुना नहीं करेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे। आज बुलडोजर जहां तक रोकने की बात है, निश्चित तौर पर उसमें अधिकारियों की कुछ खामी दिखाई पड़ी है। जब इस बात की सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंची है तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निवासियों से मुलाकात की है, उनके साथ बातचीत की और उसके बाद यह निर्णय किया है कि जो भी चिन्हांकन गलत तरीके से किए गए हैं वो चिन्हांकन मिटाए जाएंगे और किसी तरह के वहां पर मकान गिराने की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो इलीगल है, इनक्रोचमेंट है, अपराधियों की संपत्तियां हैं, वो गिरते रहेंगे। चुनाव से पहले चुनाव से पहले जब ये कवायद हुई थी लोग तो तब भी रो रहे थे, तब क्यों नहीं सुना? अब आवाज कानों तक क्यों पहुंच रही है? ये भी तो सवाल पब्लिक का है। नाविका अंतर है, नहीं नाविका अंतर है। अकबर नगर जिसको जो लखनऊ राजधानी लखनऊ में गिराया गया, अकबर नगर पूरी तरह से इलीगल था। अकबर नगर बंधे के भीतर नदी की पाट में, नदी की गोद में बसाया गया था, इलीगल इंक्रोचमेंट था, उसके किसी प्रकार के कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे। लेकिन जहां पर चिन्हांकन किया गया है, जहां गिराने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा बताई गई थी कि यहां गिराए जाएंगे, निश्चित तौर पर उसके वैध दस्तावेज हैं, उसके साक्ष्य हैं और ये सारी बातें जब मुख्यमंत्री के संज्ञान तक आई है तो मुख्यमंत्री ने इस बारे में स्पष्ट निर्णय किया है। और जहां तक डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के मामला है, देखिए डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के जब भी कोई नवाचार किया जाता है, जीएसटी देश में लागू हुआ तो जीएसटी को लेकर के भी देश के व्यापारियों के बीच में भारी असंतोष रहा है। सरकार ने समय समय पर लेकर के उसमें संशोधन किए हैं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बार बार परिवर्तन किए हैं। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के शिक्षकों की ओर से लगातार सुझाव आ रहे थे, शिक्षक प्रतिनिधियों की ओर से, शिक्षक नेताओं की ओर से। उन बातों को सरकार ने स्वीकार किया है और 2 महीने का समय दिया है। ऐसा नहीं है कि उसको निरस्त कर दिया है, 2 महीने का समय दिया है। शिक्षकों से संवाद करके इसके एक समेकित नीति बनाई जाए और इस नवाचार को कैसे लागू किया जाए इसके लिए शिक्षकों से संवाद किया जाए। सही बात कही। तो आशुतोष जी, अगर योगी सरकार फीडबैक पर काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, तो फिर विपक्ष या जो क्रिटिक्स होते हैं सरकार के और पार्टी के, वो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का एक तरह से करेक्टिव एक्शन या बैकफुट पर जाना क्यों देख रहे हैं? सुन रही है सरकार, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फीडबैक आ रहा है, जो बुराइयां हैं उनको सही किया जा रहा है और आगे बढ़ा जाएगा। इसमें मुद्दा क्या है जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इतने एक्साइटेड है? नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह देना चाहता हूं, मैंने आपको हमेशा एक अच्छा पत्रकार माना है और आज मैं भाटी जी की तरीके से नहीं बोल रहा हूं। आप एडमिट करिए, मैंने आपको बोला है कि नहीं बोला, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। नहीं, नहीं आशुतोष जी, आप पत्रकार हैं और पहले भी आपने ऐसे कहा, आप पॉलिटिक्स में गए वापस आए। आज भी मुझे अच्छा पत्रकार अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो सर आंखों पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं आपको मानता रहा हूं। मैंने कहा कि बार पता नहीं मैं कुछ बोलूं उससे पहले आपको टिप्पणी कर दे, तो मैंने कहा पहले से बात कर। देखिए 2-3 चीजें। पहली बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बात अभी राकेश त्रिपाठी जी ने कही, उसमें अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो आपको पूरी खबर समझ में आ जाएगी। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह पार्ट 2 का खेल खेला जा रहा है और इस खेल में जिस तरीके से कल्याण सिंह का स्टेचर उन दिनों अटल आडवाणी दोनों को खरने लगा था और कहीं ना कहीं कल्याण सिंह को भी लगने लगा था कि अब उनका स्टेचर इन दोनों बड़े नेताओं से बड़ा हो गया है, तो उस वक्त जो ईगो की लड़ाई चल रही थी उसी की प्रतिछाया मुझे आज यहां दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से पिछले 1 महीनों के अंतर्गत अनुप्रिया पटेल से जो सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से मोती सिंह ने बोला, रमेश मिश्रा जी ने बोला और देवेंद्र सिंह ने जो एमएलसी चिट्ठी लिखी है, निषाद ने बोला है, वो महज इत्तेफाक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से कह रहे हैं और जिस तरीके से ताली बजवा रहे हैं, वो एक बहुत ही राजनीति में इन सब चीजों को पढ़ के समझ के ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये अंतर द्वंद नहीं है बल्कि एक अंदरूनी लड़ाई है जिसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाना है और उसका लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने में कामयाबी मिलती या नहीं मिलती यह एक अलग तरीके का प्रश्न है। कल्याण सिंह ने जल्दबाजी की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा कि मुखौटा में नोच दूंगा, इस तरीके शब्दों करते हुए बोले थे और 6 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। उसके बाद कल्याण सिंह का हाथ सर्विस पूरी दुनिया ने देखा। कल्याण सिंह कभी भी उतने बड़े नेता नहीं बन पाया और पार्टी छोड़ने के बाद भी वापस बीजेपी में आए, गवर्नर बने, लेकिन कल्याण सिंह पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो यह संघर्ष है और इस संघर्ष में योगी आदित्यनाथ को यह तय करना है कि आगे का रास्ता उनका क्या होगा। क्या हार की जिम्मेदारी लेते हुए रास्ता छोड़ेंगे
या ऐसी स्थिति क्रिएट की जाएगी जिसमें उनको छोड़ना पड़ेगा? और क्या सेंट्रल कमांड इस बात को समझेगा? हम पार्टी तक पहुंचे थे, आप सरकार तक पहुंच गए, मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। राकेश त्रिपाठी जी हाथ उठा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं 5 सेकंड में और। या बीजेपी इस बात को समझेगी कि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में बहुत ही पावरफुल मुख्यमंत्री तो छोड़िए, वो एक हिंदुत्ववादी नेता है और उनकी वो छवि है। उनको हटाने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं नुकसान होगा, इसका असेसमेंट ईमानदारी से होगा, तभी कोई फैसला होगा। राकेश जी, देखिए, आशुतोष जी ने जिन बातों को उठाया है, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अनुप्रिया पटेल हो, ये अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अध्यक्ष हैं। इनकी अपनी कार्यशैली है, अपनी विचारधारा है, अपने कामकाज करने का तरीका है। इन्होंने पहले भी सरकार के कामकाज को लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग बयान मीडिया के सामने भी दिए हैं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए बयान देते हुए उनके बेहतर होता कि वो कैबिनेट के सामने रखे, वो उचित फोरम के सामने रखे, लेकिन अपनी पार्टी के अध्यक्ष के नाते वो बयान देते रहे। और पार्टी ने बड़े राजनीतिक दल के होने के नाते, अलायंस पार्टनर होने के नाते, हम बड़ा दल है, हमने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। इनकी बातों को सुना है, समझा है, उसका आकलन किया है और जहां कहीं भ्रम की स्थिति है उसको दूर करने का काम किया और कहीं वाजिब समस्या है तो उसका समाधान करने का भी काम किया है। इसको एक डेमोक्रेटिक सेटअप के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई तानाशाही प्रवृत्ति से चलने वाला राजनीतिक दल, कोई परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि एक बात किसी ने कह दी, अरविंद केजरीवाल ने कुछ कह दिया तो कोई सब मुंह बांध करके चुप रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध करेगा तो पार्टी से बाहर का रास्ता देखेगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पार्टी जी, क्या समाजवादी पार्टी ऐसे लोकतंत्र की बात कर सकती है? राकेश त्रिपाठी कहते हैं उनकी पार्टी में लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी में सारे निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। हम मानते हैं कि हमारे नेता अखिलेश यादव हैं और जिस तरह इनके यहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं उनके उसमें और हमारे निर्णय में बिल्कुल अंतर रहता है, हम स्वीकार करते हैं। अब ये बार बार कहते हैं परिवारवादी, व्यक्तिवादी होने से तो बेहतर है परिवारवादी होना। कम से कम परिवार में तो फैसला हो रहा है। यह इनकी पार्टी तो व्यक्तिवादी है, इनके यहाँ तो एक ही व्यक्ति द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। और जो कल्याण सिंह जी का जिक्र आशुतोष जी ने किया, कल्याण सिंह जी के मामले में भी और योगी जी के मामले में भी एक फैक्टर और है जो ओबीसी और अपर कास्ट फैक्टर है। उस समय भी वो काम कर रहा था, इस समय भी वो काम कर रहा है। जो अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में ओबीसी और एससी के साथ बेईमानी की जा रही है, उनको नौकरी में भर्ती होने से रोका जा रहा है, वो उसको लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे लोग एक लॉबिंग कर रहे हैं और योगी जी की लॉबिंग दूसरी हो रही है। तो ये जो इनके अंदर जो विरोधाभास निकल के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बीजेपी में अब अनेक गुट बन गए हैं। एक गुट अमित शाह जी के नेतृत्व में, एक गुट योगी जी के नेतृत्व में, एक केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में। राजकुमार भाटी जी, आपके तो परिवार में भी दो गुट हो गए थे, चाचा भतीजा अलग अलग हो गए थे, भाई भाई अलग हो गया था और 6 सीएम है पार्टी में, ये भी कहा जाता था। भूतकाल थोड़ा देख लीजिए, वर्तमान और भविष्य समझ आने लग जाएगा। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है। अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है। नाविका जी, यूपी में योगी जी की जगह केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके क्या बीजेपी को कोई फायदा भी मिलेगा? अशरफ अली का अनूपपुर एमपी से सवाल है, क्या केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान का मतलब ये तो नहीं है क्योंकि योगी जी की सख्ती की वजह से अधिकारी कार्यकर्ताओं या संगठन की बात ही नहीं सुनते तो संगठन वोट कैसे लेकर आएगा, इसलिए वो याद दिला रहे थे कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। कश्यप वैद्य का वडोदरा से सवाल है, जहां राजनीति जातिवाद के नाम पर होती है वहां कोई भी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर कैसे खेलेगी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता के सवाल आप सुन रहे हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये सवाल किस तरफ का इशारा दे रहे हैं? देखिए नविका जी, जनता के जो सवाल हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी जाति की राजनीति करेगी वो फंसेगी। उसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दे, सामाजिक समीकरण का नाम दे दे, बड़ा बढ़िया काम कर दिया, ये जाति बिठा दिया, वो जाति बिठा दिया। जब जब जाति का नेता भाजपा खोजने की कोशिश करेगी वो मुश्किल में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा इसी बात को लेकर द्वंद्व है। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो क्यों बनाए गए थे? योगी जी तो 2017 के चुनाव में सितारा प्रचारकों की सूची तक में नहीं थे। इसीलिए थे कि पूरी तरह से जातिवाद खत्म होगा, एक भगवा ओढ़े हुए आदमी है, एक मठाधीश है, लेकिन जितना अपेक्षित परिणाम होना था वो नहीं हुआ।
और इस बार के चुनाव उसको और अच्छे से एक तरह से कहें कि स्थापित कर दे रहे हैं। अब बीजेपी के लिए यहां से आगे की लड़ाई है कि वो अपने हिंदुत्व को कैसे नए सिरे से परिभाषित करती है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है योगी आदित्यनाथ का महत्व क्या है, उनका मतलब क्या है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत भ्रम की स्थिति। आशुतोष जवाब दे रहे हैं। आशुतोष, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या दिक्कत है इसको सिर्फ और सिर्फ बनारस के नतीजों से डिकोड करना चाहिए। अगर वहां प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख वोट से जीते हैं तो इसका मतलब वहां पे कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है, कुछ गड़बड़ है। और बनारस के आसपास की जितनी सीटें हैं उनमें से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से सारे चुनाव जीत रही थी, यहां तक कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी जीत रही थी, वो प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों एक कमजोर कैंडिडेट से संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े और उनके इर्द गिर्द की सारी सीटें हारते हुए दिखाई पड़े। अगर आप गोरखपुर को देखिए तो गोरखपुर के पास की सारी सीटें जो आदित्यनाथ से जुड़ी हुई हैं वहां पे जीते हैं। अयोध्या में लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो ये गहरे मंथन का विषय है। इसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी तनाव इतना ज्यादा है जिसकी वजह से सबोटाज किया गया है और सबोटाज हुआ है। साबोटाज की बात हो रही है। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी सरकार में तो शिवपाल अखिलेश के बीच का टकराव सबको पता है। मंच पर माइक की छीना झपटी तक सबने देखी है। आज अगर बीजेपी का कोई नेता योगी जी को मंच अच्छी भाषा में सलीके से कोई सलाह भी दे रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी को? जवाब दीजिए राजकुमार भाटी जी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात अब उस मोड़ पर खड़े हैं कि अगर योगी जी नहीं हटाए जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा और अगर हटाए जाते हैं तो और ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये बीजेपी को तय करना उनका अंदरूनी मसला, हमें क्या दिक्कत है? हम तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने एजेंडा पे कर रहे हैं कि उन्हें नुकसान झेलना है या ज़्यादा नुकसान झेलना है। ये बीजेपी को इन दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है। ये तो वही बात हुई राकेश त्रिपाठी जी, ओवर कॉन्फिडेंस जिसकी चर्चा बीजेपी के खेमे में हो रही है, वो राजकुमार भाटी जी यहाँ टाइम्स नाउ नव भारत पे दिखा रहे हैं। लेकिन अब क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार पुरुष रहे हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और वो हमेशा कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है। हमने 2024 के परिणामों की समीक्षा की है, हम उससे सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले उपचुनावों को ठीक कैसे करें, उपचुनावों में 10 की 10 सीटें कैसे जीते। 2027 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा तो इस उत्तर प्रदेश से हम कसक को पूरा कैसे करें, हम इसकी तैयारी में जुट रहे हैं। नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, ये तो एक पूर्वांचल में कहावत है, नाउ नाउ कितने बार हुजूर आगे ही आएगा। तो आप इंतजार करिए, आगे आने वाले समय में इसका परिणाम पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे के साथ हम इस समय अपने सरोकारों से जुड़े हुए अभियानों में जुड़े हुए हैं कि हम वृक्षारोपण के एक पेड़ मां के नाम हम इस अभियान के साथ लगे हुए हैं। हम आगे आने वाले समय में अपनी जिले की कार्य समिति की बैठकें करने वाले हैं। हमारे पूरे एक संगठनात्मक ढांचा तय है कि हमको क्या क्या कार्यक्रम इसके बाद करने हैं। सदस्यता अभियान करना है, आगे अपने संगठन को और मजबूत करना है। यह सही है कि अति आत्मविश्वास था, हमारी कुछ कमियां खामियां थी जिसके कारण से आज राजकुमार भाटी जी को इतना मुस्कुराने का अवसर मिल गया है। लेकिन ये आपकी मुस्कुराहट लंबे समय तक चलेगी नहीं, ये मुस्कुराहट बहुत जल्दी आपके चेहरे से हम फिर छीन लेंगे। अरे भैया, क्यों किसी की मुस्कुराहटें छीन रहे हैं? मुस्कुराहटें तो और बांटनी चाहिए, दुनिया को खुश बनाना चाहिए। मुस्कुराहटें छीनने से थोड़ी कोई हमारा देश या हमारा विश्व कोई बेटर बनेगा। सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, चुनाव से पहले ये अफवाह फैलाई गई थी कि मोदी नहीं अमित शाह पीएम बनेंगे। अब योगी जी को किनारे लगाने की अफवाह उड़ाई जा रही है, जनता इसे सच क्यों माने? संजय प्रजापति का मुंबई से सवाल है, कांग्रेस के दल बदलू नेताओं का बीजेपी में शामिल होना और कुछ विधायकों का पार्टी लाइन से अलग बोलना, क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? अनंत नारायण मिश्रा का कानपुर से सवाल है, सरकारी कर्मचारियों की मनमानी की जानकारी क्या यूपी के मंत्रियों को पहले से नहीं थी? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। तहसीन पूनावाला जी। देखिए, भाजपा की कई समस्याएं और मेन समस्या ये है कि भाजपा में इंटरनल फाइटिंग हो रही है।
कोई योगी आदित्यनाथ जी पर कोई बाहर के लीडर स्टेटमेंट नहीं दे रहे, जो इनकी इंटरनल फाइटिंग से खुद इनके अलायंस पार्टनर्स है, इनके एमएलएस दे रहे। इसकी रिपोर्ट जा चुकी है हाईकमान के पास, या जो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप है, कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। खुद नड्डा जी आए, उन्होंने वहां पे समीकरण किया। मेन चीज है कि 10 जो बाई पोल्स होने वाले हैं वहां पर इंडिया अलायंस जीतने वाला है, 10 के 10 सीट जीतने वाले, और उसके बाद 2027 में तब्दीली होने वाली है। इस वक्त भाजपा घबराई हुई दिख रही है और उनके पास कोई आंसर नहीं इंडिया अलायंस का। एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं, बसपा का जो वोट है, जो एससी वोट है, वो पूरी तरह से अब शिफ्ट होते दिख रहा है कांग्रेस और सपा की तरफ, और भाजपा जो उम्मीद कर रहा था कि बसपा का वोट उनकी तरफ आए, वो उनको नहीं मिल रहा है। तहसीन पूनावाला जी, वैसे आप जब बात करते हैं तो कई बार बिल्कुल जोर से ताली बजाने का मन करता है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में लड़ाई चल रही है। अरे भैया, सचिन पायलट, अशोक गहलोत 5 साल लड़ते लड़ते रह गए। क्या कारण है? उसका रिजल्ट हुआ राजस्थान में, आपने देखा। डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ रोज नजर आती है टेलीविजन के स्क्रीन पर और दिल्ली के गलियारों में, और आप नसीहत दे रहे हैं बीजेपी को कि लड़ना नहीं चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कमाल हो गया देश की राजनीति में। मत लड़ो। नहीं नविका जी, देखिए ये तो ऐसा लड़ते हैं कि अभी जो उपचुनाव के नतीजों पर खुश हो रहे हैं, वहां जहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 50,000 70,000 वोट पाके जीती है, वहां कांग्रेस और कम्युनिस्टों का ये हाल है कि उनका नाम भी कोई नहीं ले रहा, ये लड़ के जीते हैं। जहां जालंधर पश्चिम पर जो भारतीय जनता पार्टी है, वहां दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। और ये इतना बढ़िया लड़ रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए तो इनकी पार्टी के विधायक टूटकर चले गए, भाजपा को वोट कराए। तो मुझे लगता है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस देश में आप लोकतंत्र देख लीजिए, और लोकतंत्र कैसा कि आप जानेंगे कि जिसको 37 सीटें मिली लोकसभा के चुनाव में, जिसको 99 सीटें मिली लोकसभा के चुनाव में, वो 240 सीटें मिलने वाली पार्टी को फ्री में एडवाइस दे रहे हैं और कह रहे हैं आपका अंत नजदीक है। यही है इस देश का लोकतंत्र। आज सवाल पब्लिका पर बस इतना ही। तमाम अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत, लेकिन